तो आज के आपके करंट अफेयर्स 15 फेब 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर है कल जो सैटेलाइट लॉन्च हुई थी उसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो आपकी जो इंडिया की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, उसका 2022 का सबसे पहला लॉन्च था। PSLV हमने व्हीकल यूज किया और उसके थ्रू हमने कुछ सैटेलाइट्स लॉन्च किए। सबसे पहले इन सैटेलाइट्स को ही देखते हैं कौन सी हैं। सबसे पहले EOS-04, ये 1710 kg की वेबसाइट है, सैटेलाइट है। ठीक है, केजी की सैटेलाइट है और इसकी 10 साल की लाइफ है। इसका बेसिकली EOS-04 का काम क्या होगा, ये एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, इससे रडार इमेजिंग करें। रेडार इमेजिंग का मतलब है इसके अंदर कोई वैसे कैमरा या कुछ नहीं है जिससे हम नीचे विजुअल देख सके, बल्कि रेडार लगे हुए हैं इसके ऊपर, ताकि रेडार बीम्स के थ्रू हम अलग अलग चीजों को स्टडी कर सके। जैसे कि आपकी सारी वेदर कंडीशन में काम करेगा, जैसे कि एग्रीकल्चर कैसा हो रहा है कंट्री में, फॉरेस्ट्री कैसी है, प्लांटेशन कैसी है, सॉइल मॉइस्चर कैसा है, हाइड्रोलॉजी, फ्लड मैपिंग, ये सारी चीजों में काम आएगा। हाँ जी, नहीं, हाँ, तो तुमने एक मुद्दा जो अभी उठाया, मैं तुम्हें इसके बारे में एक चीज भी बता देता हूं कि इसे इस चीज को एक चीज रेफर करते हैं। सही, जो क्वेश्चन पूछा ऑनलाइन भी सबको बता दूं कि आज तक हमने जो सैटेलाइट जितनी भेजी हैं, तो विजय ने मुझसे ये पूछा कि क्या आज तक हमने उन्हें नीचे बुलाया, आज तक वही है, तो वो सारी वही है। तो हुआ क्या है, जैसे इसकी 10 साल की लाइफ है, 10 साल की लाइफ के बाद ये डेड हो जाएगी, पर ये अर्थ अभी भी घूमती रहेगी। इसकी प्रॉब्लम क्या है, फिर इस चीज को क्या, ये सिर्फ एक कूड़ा बन के रह जाता है। ठीक है, एक तरीके से कूड़ा बन के रह जाता है आपके स्पेस में। ठीक है, इसी कारण इसे कह देते हैं कि ये एक स्पेस डेब्रिस है। उसके बाद ये कूड़ा इकट्ठा होता जाता है। ये एक बहुत बड़ा इश्यू है, क्योंकि जितना हम अपने आसपास ही, आपकी अर्थ में क्या होता है, चीज और डिटेल में पूरी बता दूं। ये आपकी अर्थ है, अर्थ के आसपास अगर आपने किसी भी चीज को प्लेस करना है ना, आप 3 जगहों पे उन्हें प्लेस कर सकते हो। 3 ऑर्बिट्स है, मतलब 3 अलग अलग हाइट की, मतलब हाइट में अपने आप में एक पूरा मार्जिन है। 3 हाइट्स हैं जहां पे आप कोई भी ऑर्बिट को प्लेस कर सकते हो। सबसे नीचे वाली उसे कहते हैं लियो, लोअर अर्थ ऑर्बिट, मियो मिडल अर्थ ऑर्बिट, और यू अपर अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, ज्यादातर जो हम सैटेलाइट्स प्लेस करते हैं ना, और खासकर जितनी भी हमारी ज्यादातर ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट्स हैं, जो अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट्स हैं, वो सारी हम लियो में ही प्लेस करते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या क्या है कि एक तो ये अर्थ की ग्रेविटी के कंट्रोल में ज्यादा रहती है, और दूसरा अर्थ की इमेजिंग करनी ज्यादा प्रॉपरली हो जाती है। तो हम कोई भी जो भी आपके सैटेलाइट्स हैं, उन्हें इसी तरीके से लॉन्च करके प्लेस करते हैं कि वो यहीं पे लियो के अंदर ही ज्यादातर है। ठीक है, यू तब यूज किया जाता है जब हमने कोई टेलीस्कोप प्लेस करना होता है, कोई जो बाहर को हमने ऑब्जर्वेशन करनी है, ताकि वो मैक्सिमम अर्थ के जितना आउटर हो सके वहां पे उसे रखें, पर अर्थ के आसपास ही रखें। ठीक है, वो चीजें वहां पे की जाती हैं, अर्थ के लिए लियो की जाती है। हो क्या रहा है, आज तक जितनी चीजें लॉन्च की हैं, मतलब ये लगा लो कि जो लास्ट एस्टिमेट है, आज तक 6000 सैटेलाइट्स लॉन्च हुई हैं, पर जो वर्किंग सैटेलाइट्स हैं वो सिर्फ 2800 के करीब है। यानी कि इवन 50% तक वर्किंग नहीं है जो अभी स्पेस के अंदर है। बाकी ये सारे के सारे क्या है, ये सारे का सारा कूड़ा है। अब ये होता गया, और इनकी रफ्तार जो है, देखो अर्थ को कवर करना है, ये चल रहे होते हैं 200 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड पे, कहीं इनकी स्पीड होती है। तो होता क्या है कि ये आपस में लगातार, अब जो चीज बंद होगी उसका ऑर्बिट कंट्रोल करना भी इम्पॉसिबल हो जाता है कि कहां मोड़ना है। तो वो कई बार क्या है, आपस में टकरा टकरा के, और छोटे छोटे मेटल के टुकड़े अर्थ के चारों ओर हो चुके हैं। ठीक है, जैसे स्पेस के मैं आपको चारों ओर दिखाऊं,
स्पेस डेब्रिस के तौर पे अर्थ चारों ओर से दिखती कैसी है? हमने जितनी सैटेलाइट्स प्लेस कर ली है, ठीक है, ये अर्थ चारों ओर से ऐसे दिखती है। ये छोटे छोटे टुकड़े हैं या सैटेलाइट्स हैं। तो अर्थ, अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, जितनी ये अगर मतलब ये आगे जाके अब यही सोचा जा रहा है अब किसी तरीके से साफ करना जरूरी है, नहीं तो ये जितना ज्यादा क्राउडेड होता जाएगा तुम फ्यूचर में या तो सैटेलाइट लॉन्च नहीं कर पाओगे, और हम तो यहाँ पे सोच रहे हैं कि अपने प्लैनेट को छोड़ के और प्लैनेट्स में भी रहा जाए, तो प्लैनेट छोड़ना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहां से हम कुछ भी लॉन्च करेंगे वो जाके किसी न किसी चीज से टकरा जाएगा और नीचे गिर जाएगा। तो ये धीरे धीरे अब किसी तरीके से ये भी एक प्रॉब्लम है कि हमें अपना आसपास का स्पेस भी साफ करना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे, ये देखो छोटे छोटे बीच में पार्टिकल्स जो हैं, वो बीच में सैटेलाइट्स के टुकड़े हुए पड़े हैं, ऐसे सब कुछ फ्लोट कर रहा है। एक वो एलॉन मस्क ने उठा के टेस्ला की गाड़ी भी बीच में डाल दी है, ठीक है, सिर्फ अपनी कंपनी की प्रमोशन करने के लिए उन्होंने जो लॉन्च किया अपना, ठीक है, एक सैटेलाइट की एक अर्थ के चारों ओर ऑर्बिट कर रही है बस टेस्ला की गाड़ी, वो भी तो है तो कूड़ा ही ना, वो स्पेस में उसको कोई काम तो नहीं है, बस अपनी कंपनी की प्रमोशन करने के लिए हमने कूड़ा और फैला दिया। तो इस तरीके से तो ये सैटेलाइट्स की उम्र यही होती है कि जब ये एक्सपायर हो जाएंगी उसके बाद इनका भी यही होना है कि कूड़ा बन जाना है। पर तब तक के लिए ये जो है, जैसे EOS-04 ये 4th सीक्वेंस में सैटेलाइट है, इसका ये काम होगा सबसे मेन कि ये हमारे एग्रीकल्चर इंडिया में क्या पैटर्न पे हो रहा है, कितनी कौन सी गवर्नमेंट के पास ये सर्वेस पहले ही आ जाते हैं कि इस साल वीट कितनी होने वाली है, राइस कितनी होने वाली है, फिर सरकार भी तो प्लानिंग कर पाती है कि कैसे खरीदनी है, कहां से खरीदनी है। तो उस चीज के लिए सारे सर्वेस में सैटेलाइट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, ठीक है। इसके अलावा इंडिया में फॉरेस्ट कवर कितना है, कहां पे जंगल में किसी में आग तो नहीं लगी, वो सारी चीजें यहाँ पे। इसके बाद प्लांटेशन कैसी हो रही है, सॉइल मॉइस्चर कैसा है, हर चीज में हेल्प करेगी, ठीक है। 1710 kg की वेबसाइट है, ठीक है। और इस तरीके से दूसरे इसके साथ एक छोटा सा क्यूब सैट भी भेजा गया है, जिसे इंस्पायर सैट 1 कहते हैं। ये सिर्फ 8 किलो का है। देखो ये जो इतनी छोटी सैटेलाइट्स होती है ना, इन्हें कहते हैं क्यूब सैट, ठीक है। ये लिटरली क्यूब, छोटी छोटी इतनी इतनी सैटेलाइट्स होती हैं, तो हाथ में आ जाएंगी इतनी को सैटेलाइट्स होती हैं। ये नैनो सैटेलाइट कह लो, ये क्यूब सैट कहते हैं। ये जो है इसकी लाइफ सिर्फ 1 साल ही है, ठीक है। और ये हमारी जो एटमॉस्फेयर की आयनोस्फीयर लेयर है ना, ये उसकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करने में हेल्प करेगी। आयनोस्फीयर वही लेयर है जहां पे आपके चार्ज्ड पार्टिकल्स इकट्ठे होते हैं और वो अरोरास बनने शुरू होते हैं, ठीक है। तो अर्थ की सबसे ऊपर एटमॉस्फेयर की जो लेयर है थर्मोस्फेयर, उसी के अंदर ही आयनोस्फेयर जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो वो कैसे आयनोस्फेयर कैसे काम करती है, और जो सन की तरफ से सोलर विंड्स आती हैं, कोरोनल हीटिंग प्रोसेसेस जो हैं, उन सबको स्टडी करने में हेल्प करेगी। क्लियर है? ये इसरो की बनाई हुई अपनी खुद की सैटेलाइट नहीं है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बनाई है विद अदर एसोसिएशंस, ठीक है। कोलोराडो, बोल्डर्स, ये सब कुछ इन सब ने मिलकर बनाई है। सिंगापुर भी इन्वॉल्व है, ताइवान भी इन्वॉल्व है, ठीक है। वहां की यूनिवर्सिटीज, NCU ताइवान, ये भी यूनिवर्सिटी है, NTU सिंगापुर, तो काफी सारी यूनिवर्सिटीज, तो ये यूनिवर्सिटी स्टडी के लिए से हर बारी देखना कि लॉन्चेस में मल्टीपल सैटेलाइट्स आती हैं, कई सरकार की होती हैं, कई कोई कंपनी, तुम चाहो तुम अपनी प्राइवेट सैटेलाइट भी लॉन्च कर सकते हो, ठीक है। वो तुम्हारी मर्जी है कि तुम अपनी कोई सैटेलाइट लॉन्च करना चाहते हो, तुम भी कर सकते हो। तो तुम्हें बस क्या करना होता है कि जो भी दुनिया भर में स्पेस एजेंसीज हैं उनसे उन्हें पैसे देने होते हैं और वो तुम्हारा लॉन्च शेड्यूल कर देते हैं कि इस दिन आपका व्हीकल भी भेज दिया जाएगा। अगर तो आप अपना व्हीकल अलग से, देखो कंपनीज के पास फिर आगे ऑप्शन होता है कि आप अपना अलग से सैटेलाइट भेजना चाहते हैं, तो पूरा व्हीकल आपके लिए यूज होगा, वो महंगा होगा। अगर एक साथ ही भेज दोगे तो सस्ता पड़ जाता है, मतलब कंपैरेटिवली। अभी भी लगे तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स होंगे, पर स्टिल कंपैरेटिवली सस्ता है, ठीक है।
10 मिलियन से तो 1 मिलियन सस्ता ही हुआ। तो इस तरीके से अगली है INS 2TD सैटेलाइट। ये 17.5 kg की सैटेलाइट है और इसकी लाइफ सिर्फ 6 महीने। ठीक है, ये जो सैटेलाइट है इसके अंदर थर्मल इमेजिंग कैमरा है। थर्मल इमेजिंग क्या है कि ये आपके सारे के सारे टेम्परेचर, चाहे वाटर सरफेस का टेम्परेचर है, चाहे वेटलैंड्स का है, लेक्स का है, सारे के सारे टेम्परेचर, फॉरेस्ट का, क्रॉप्स का, ये सारे टेम्परेचर पैटर्न्स मेजर करेगा। तो इससे हम ज्यादा बेटर स्टडी कर पाएंगे कि पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग का असर क्या हो रहा है और उसके कारण चीजें रिस्पॉन्ड कैसे कर रही है। जैसे वो पानी अगर लगातार गर्म हो रहा है, देखो एक ना बहुत बड़ा थ्रेट है दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग को लेके, कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी ना, जैसे जैसे हीटिंग होती जाएगी, हीटिंग के कारण जितनी आपके पानी गर्म होता जाएगा। पानी क्या काम करता है, पानी ना आपका आम दिनों में काम करता है जिसे कहते हैं नेचुरल कार्बन सिंक है आपका पानी। इसका क्या मतलब होता है कि जितना आपका पानी है ये नेचुरली कार्बन डाइऑक्साइड, खासकर जैसे ओशंस है, ठीक है, लेक्स हैं, ये जो खड़ा हुआ पानी है ये तो खासकर ये लगातार कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता रहता है। ठीक है, अगर ये एब्जॉर्ब करता रहेगा तो एटमॉस्फेयर से बाहर करता जा रहा है, तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गर्मी नहीं कर पाती। पर ये माना जाता है कि अगर पानी लगातार हीट होते रहे, गर्मी बढ़ती रही, एक पॉइंट आएगा कि ये प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा, जहां पे आपका पानी अपने अंदर की सारी स्टोर्ड कार्बन डाइऑक्साइड निकालना शुरू कर देगा। अगर वो निकालना शुरू कर दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड देखो कितने गुना लगातार ही बढ़ जाएगी, क्योंकि दुनिया में समुद्र ही समुद्र है और सारे समुद्रों ने अपनी कार्बन डाइऑक्साइड निकालनी शुरू कर दी, तो एटमॉस्फेयर हीट होने को कोई नहीं बचा पाएगा। तो ऐसी चीजों को स्टडी करने में ऐसी सैटेलाइट्स हमें हेल्प करती हैं कि कैसे चेंजेस आ रहे हैं। क्लियर है? यहां तो कोई भी डाउट? अब दूसरी चीज है PSLV। क्या है PSLV का फुल फॉर्म तो है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये इंडिया का मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है, यानी कि ये हैवी सैटेलाइट्स नहीं उठा सकता, लाइट या मीडियम वेट की सैटेलाइट्स उठा सकता है। इंडिया का जो सबसे बेहतरीन इंजन है, जो 4000 kg प्लस की सैटेलाइट्स भी उठा पाता है, ठीक है, वो है आपका GSLV Mark 3। Mark 4 अभी डेवलपमेंट में है, ये ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, ये जियोसिंक्रोनस और ये पोलर। ठीक है, डिपेंडिंग के तुमने कहां उसे पोजीशन करना है, उसके मुताबिक हमने दो टाइप के लॉन्च व्हीकल्स बनाए हैं। ये ज्यादा पावरफुल है, ये कम पावरफुल है, पर PSLV ने अपनी एफिशिएंसी ओवर द टाइम प्रूव करके दिखाई है, क्योंकि PSLV के कारण ही जो मंगलयान था ना, मंगलयान का सबसे बड़ा चमत्कार ये भी है कि इतने हल्के लॉन्च व्हीकल से, जिसे पावरफुल नहीं माना जाता, हमने मार्स तक सैटेलाइट पहुंचा दी। ये बहुत ही बड़ा सक्सेस माना जाता है इंडिया का, कि इतने कम फ्यूल में और इतने छोटे इंजन के साथ हम मार्स तक सैटेलाइट लेके थे। जो चंद्रयान 1 सबसे पहली चंद्रयान पे सैटेलाइट भेजी थी, वो भी इसी के थ्रू भेजी थी। ठीक है, फिर एक इंडिया फर्स्ट स्पेस ऑब्जर्वेटरी जो हमने बनाई एस्ट्रोसैट, वो भी इसी के थ्रू भेजी गई थी। एस्ट्रोसैट का प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, जब लॉन्च की गई थी, ये 2015-16 के करीब ये लॉन्च की गई थी, उस साल प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ भी गया था। ठीक है, कैसा क्वेश्चन आया था, इसके इक्विपमेंट्स पूछ लिए गए थे कि कैसे इक्विपमेंट्स हैं, दूसरे इसका वेट पूछ लिया गया था। तो ये जो वेट लिखा होता है, इसलिए वेट भी इंपॉर्टेंट होता है। जो इंपॉर्टेंट एस्ट्रोसैट एक बहुत ही मेजर लॉन्च था, ठीक है, इस कारण, क्योंकि स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, टेलीस्कोप, ये सब कुछ उसके ऊपर था, और भी बहुत सारे इक्विपमेंट उसके ऊपर, ताकि हम एक्सरेज को कि कैसे फैली हुई है स्पेस के अंदर वो सब कुछ देख सके, इस कारण एस्ट्रोसैट इंपॉर्टेंट थी। क्लियर है? आज तक टोटल PSLV के 54 लॉन्चेस हो चुके हैं, जिसमें से 51 सक्सेसफुली अपनी प्लान्ड ऑर्बिट पे पहुंचे। इसी से इसका सक्सेस रेट 94 पे पहुंच जाता है, और अगर पार्शियल फेल्स को भी देखोगे तो 96%। ये बहुत ही हाई परसेंटेज है किसी भी दुनिया भर की सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के लिए, इसलिए PSLV को एक बहुत ही स्टेबल प्लेटफॉर्म माना जाता है।
क्योंकि दुनिया भर में 95-96% अचीव कर पाना ये नासा भी नहीं कर पाया अभी तक। तो ये बहुत बड़ा सक्सेस है आपके इसरो का कि इतनी हाई परसेंटेज अचीव करके हुई। ठीक है, आज तक जितने भी पीएसएलवी के लॉन्चेस हुए ये सारे सारे सतीश धवन स्पेस सेंटर, जैसे पहले श्री हरिकोटा रेंज भी कहते थे, वहां से ही हुए। ठीक है, क्लियर है? ये सारा का सारा करंट अफेयर था पहला। कोई भी डाउट पहले करंट अफेयर में? दूसरा करंट अफेयर है माइंस और मिनरल्स के बारे में। देखो इंडिया के अंदर ना दो तरीके के मिनरल्स की कैटेगरीज बनाई जाती हैं। एक होते हैं मेजर मिनरल्स और एक होते हैं माइनर मिनरल्स। जो मेजर मिनरल्स होते हैं ना, मेजर मिनरल्स का हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑक्शन करती है। बाकी सारे मिनरल्स माइनर मिनरल्स होते हैं, उन्हें भी लीज पे दिया जाता है पर उन्हें स्टेट गवर्नमेंट्स लीज पे देती हैं। ठीक है, मेजर मिनरल्स हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहते हैं, माइनर मिनरल्स आपके स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहते हैं। ठीक है, या फ्री यूज के लिए भी हो सकते हैं। तो इन्हें हर चीज को रेगुलेट करता है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। ये 1957 में पहली बार बनाया गया था। 15 और 16 दो बार इसमें चेंजेस रिसेंट टाइम्स में भी किए गए हैं। तो ये एक्ट सारे मिनरल्स के ऊपर लागू होता है एक्सेप्ट माइनर मिनरल्स एंड एटॉमिक मिनरल्स। इन दोनों को अलग रेगुलेट किया जाता है। माइनर मिनरल्स जैसे कि आपको मैंने बताया स्टेट से रेगुलेट करते हैं, ये सेंटर का एक्ट है तो इस कारण। ठीक है, इसके अंदर सारे के सारे कंडीशंस हैं कि माइनिंग कैसे की जाएगी, उनके लाइसेंसेस इंडिया में कैसे जारी किए जाएंगे, हर चीज इसके अंदर प्रिस्क्राइब्ड है। ठीक है, अगर किसी को भी इंडिया के अंदर लेट्स सपोज कोल एक मेजर मिनरल है, ऐसा नहीं है कि कोल की माइन कोई भी चला सकता है। पहले तो क्या था कि कोल इंडिया लिमिटेड सरकार की अपनी कंपनी थी, सिर्फ वही कोल की माइनिंग कर सकती थी। ठीक है, पर आपकी 2015 ऑनवर्ड्स कोल को आपके प्राइवेटाइज कर दिया गया और धीरे धीरे अब सारी माइंस को लीज पे दिया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन से कभी हड़ताल हो जाती थी, एफिशिएंसी लो थी, तो सरकार धीरे धीरे उन्हें प्राइवेटाइज कर रही है ताकि कोल की प्रोडक्शन और बढ़ाई जा सके। माइनर मिनरल्स हमेशा स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं जैसे मैंने आपको बताया, और मेजर मिनरल्स आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। ठीक है, क्लियर है? जैसे जो रिवर सैंड है, जो आपकी नदियों से मिट्टी निकाली जाती है, वो भी एक माइनर मिनरल है और स्टेट गवर्नमेंट्स इनके कॉन्ट्रैक्ट खुद जारी करती है। करंट अफेयर यहीं से था आपके राजस्थान को बजरी निकालने की, रिवर सैंड निकालने की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से परमिशन मिल गई है, क्योंकि पहले इन्वायरमेंटल कंसर्न था कि अगर वहां से बजरी निकालनी शुरू की, ऑब्वियसली वाटर पोल्यूट हो जाता है, लाइफ मर जाएगी, तो वो क्लियरेंस मिल गई। अब 60 माइनिंग एरियाज जो आइडेंटिफाई किए हुए थे राजस्थान ने, वो सारे के सारे वो लीज पे दे देंगे। ठीक है, क्लियर है? और लीगली माइनिंग करने लग जाएंगे। क्लियर है? और मतलब अगर पर तब भी लेट्स सपोज रिवर सैंड है, पर अगर कहीं पे भी माइनिंग या फॉरेस्ट लैंड के अंदर माइनिंग करनी पड़े ऐसी चीजों की, माइनर मिनरल्स की, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट सेंटर से पूछना पड़ता है। चाहे वो माइनर मिनरल है, पर अगर वो जंगल की प्रॉपर्टी के अंदर पड़ता है तो सेंटर से पूछना पड़ता है। अगर जंगल के अंदर नहीं है, लेट्स सपोज कोई वैसी एरिया है, वहां पे वो स्टेट गवर्नमेंट फ्रीली कर सकती है। क्लियर है? अब माइनर मिनरल्स होते क्या है? देखो आपके जो माइनर मिनरल्स हैं, हर चीज माइनर मिनरल ही गिनी जाती है अनटिल अनलेस गवर्नमेंट उसे फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन ना करवाए। किसके फर्स्ट शेड्यूल में? माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एक्ट का इसके भी शेड्यूल है। कोई भी चीज जो इसके फर्स्ट शेड्यूल में लिखी जाती है उसे मेजर मिनरल बोला जाता है। जो भी चीज मेजर मिनरल नहीं है वो अपने आप ही अज्यूम की जाती है कि वो माइनर मिनरल है। जैसे अगर लेट्स सपोज मैंने कोल ना लिखा होता, कोल मेजर मिनरल्स में लिखा हुआ है, अगर मैंने कोल ना लिखा होता मेजर मिनरल्स में, वो एज्यूम था कि वो माइनर मिनरल ही है। ठीक है, क्योंकि आपकी माइनर मिनरल्स और सॉरी आपके जो मेजर मिनरल्स हैं, मेजर मिनरल्स की ना कोई भी डेफिनेशन नहीं है इस एक्ट के अंदर। मेजर मिनरल्स की कोई डेफिनेशन नहीं है, बस यही है कि जो फर्स्ट शेड्यूल में आ गया वो मेजर मिनरल हो गया। ठीक है, क्लियर है? तो इसके चलते हुए
इंडिया टोटल 88 मिनरल्स प्रोड्यूस करता है, जो 4 फ्यूल मिनरल्स हैं, 3 एटॉमिक मिनरल्स हैं, 26 मेटालिक नॉन मेटालिक, 55 माइनर मिनरल्स हैं। इसके अलावा 33 कुछ और भी, ये एक लिस्ट है, इन्हें ऊपर ऊपर से पढ़ लेना है, तो बेसिक, पर जैसे बोल्डर हो गए, लाइम शेल हो गया, ऐसी चीजें बेसिक है, पूछा नहीं जाएगा, पर एक बार तब भी सारे के सारे रीड कर लेना, ठीक है। ये सारे के सारे माइनर मिनरल्स की लिस्ट दी हुई है, जिप्सम हो गया, ये सब कुछ हो गया, क्लियर है। जैसे कि शेल, शेल एक माइनर मिनरल के तौर पर ट्रीट किया जाता है। शेल कहां पे सुना है कभी? शेल गैस, शेल ऑयल, ये ना जो शेल का जो पत्थर है ना, ये भी शेल जो है एक सेडिमेंट्री रॉक है। देखो दुनिया में क्या है कि जो पेट्रोल और मतलब जो क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल है, या जो आपके कोल है, जो नेचुरल गैस होगी, इसके रिजर्व सारी दुनिया में नहीं है। वो सारी दुनिया में इसलिए नहीं है क्योंकि आपके कोल या क्रूड ऑयल, चलो लगा लेते हैं, क्रूड ऑयल की कच्चा तेल बनने के लिए ना एक स्पेशल इन्वायरमेंटल प्रोसेस लगता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी मरी हुई चीज अर्थ के अंदर दब गई, वो अपने आप कभी ना कभी तेल बन जाएगी। जितने भी आज तक तेल के रिजर्व्स बने वो इस तरीके से बनते हैं कि अगर जहां पे भी आपके, लेट्स सपोज ये लैंड था, इसके ऊपर आपके पेड़ उगे हुए हैं, सारे जानवर हैं, ये सडनली ये जमीन पलट जाए और ये सडनली चीजें दब जाए, और जहां पे दबी हैं वहां पे हाई हीट और प्रेशर दोनों, तभी वो मिलियंस ऑफ ईयर में कन्वर्ट होगी, नहीं तो नहीं। तो बहुत ही डेलिकेट सा बैलेंस है जहां पे जाके ये नेचर में चीजें बनती हैं। शेल एक ऐसा पत्थर है जो सेमी स्टेज पे आके फंस गया है। ये पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, शेल के पत्थर की कोई दुनिया में कमी नहीं है। शेल का पत्थर इसी कारण रेवोल्यूशनरी है, शेल का पत्थर ना एक मिड प्रोसेस में आके फंस गया है। शायद चीजें सडनली दबी थी पर हाई हीट प्रेशर नहीं था, ठीक है। शायद चीजें दबी स्लोली पर अभी सारी कंज्यूम नहीं हुई, पर हीट और प्रेशर बहुत, मतलब कहीं ना कोई कमी रहेगी, तो पूरी तरीके से ये चीजें प्रोसेस नहीं हुई। हम क्या करते हैं, ये पत्थर लेते हैं, इसे अपने खुद आर्टिफिशियल प्रोसेस से पास करवा के कच्चा तेल बना लेते हैं या गैस बना लेते हैं। तो आजकल दुनिया में इस तरीके से भी अब तेल बनने लग गया है। इंडिया ने अभी बनाना नहीं शुरू किया, इंडिया के पास अभी इसकी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं है, ठीक है। अभी भी इंडिया एक्सपेरिमेंट कर रहा है, इंडिया के पास टेक्नोलॉजी नहीं है इसकी। पर जैसे दुनिया में यूएसए और चाइना इससे तेल बनाने लग गए हैं, ताकि तेल खरीदना ही ना पड़े किसी और से, अपना खुद का तेल ही बना सके, ठीक है। हम दूसरी साइड पे काउंट कर रहे हैं बायोफ्यूल्स के ऊपर, कि हम बायोफ्यूल्स इतने ज्यादा बढ़ा दें कि हमें तेल निकालना ना पड़े, हम उस साइड पे काउंट कर रहे हैं। बायोफ्यूल होते हैं जितने भी आपकी क्रॉप्स हैं, जैसे शुगर केन होगी, शुगर केन को हम प्रोसेस करके उससे तेल बना सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से, क्लियर है। तो हम उधर काउंट कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश जो स्टेट है वो इंडिया के टोटल माइनर मिनरल्स की प्रोडक्शन का 23% सिर्फ आंध्र प्रदेश से आता है। तो आंध्र प्रदेश माइनर मिनरल्स का बहुत ही बड़ा सेगमेंट होल्ड करता है। उसके बाद गुजरात आता है, ठीक है, 23.5 है आंध्र प्रदेश, गुजरात 23 है। उसके बाद बस महाराष्ट्र, राजस्थान करते कराते बाकी सारी स्टेट्स है, ठीक है। गोवा 1.6 है, बाकी सारी स्टेट्स तो इससे भी कम है, 1% से भी कम प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। तो एक तरीके से देखो होता क्या है, हम एक तरीके से अपना पूरा का पूरा पोटेंशियल रियलाइज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये तो कितनी स्टेट्स की लिस्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेट्स की लिस्ट है। बाकी सारी, और गोवा भी 1% पे ही है, तो 8 ही लगा लो, कि आपकी इतनी ज्यादा स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज अपनी ज्यादातर जो वहां पे कोई भी जो मिनरल अवेलेबल है उसे निकाल ही नहीं रहे हैं प्रॉपरली। अगर मिनरल नहीं निकालेंगे तो रिसोर्सेज कैसे बनेगी, और माइनिंग से अपने आप में भी तो लोगों को नौकरियां भी मिलती है और अपनी खुद की इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है। तो कितनी सारी स्टेट्स अपने इस पोटेंशियल को अनयूटिलाइज जाने दे रही है, ठीक है। वो चीज यहां से क्लियरली साबित होती है, क्लियर है। तो माइनिंग सेक्टर में जनरली इंडिया के माइनिंग सेक्टर के भी यहाँ पे फैक्ट लिख दिए गए हैं। जैसे
इंडिया के अंदर जो कोल और आयरन की जो रिजर्व्स हैं वो 5th लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। ऐसे जो फैक्ट्स हैं यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे हर चीज 4th लार्जेस्ट आयरन ओर के हैं, 4th लार्जेस्ट क्रोमियम, 5th लार्जेस्ट बॉक्साइट। ये जो फैक्ट है जो लास्ट में, इन चीजों को याद रखना। क्लियर है? ये सारी की सारी यहाँ पे लिस्ट दे दी है, इन्हें अलग अलग करके यहाँ पे याद रखना। 3rd लार्जेस्ट हम दुनिया के सॉल्ट प्रोड्यूसर हैं, ये सब कुछ। तो ये कभी ना कभी पेपर में ये स्टेटमेंट्स बन के आ जाती हैं, इस कारण मैंने बहुत ही डिटेल में जितना माइनिंग सेक्टर है उसे यहाँ पे लिख दिया, बस इसे अच्छे से याद कर लेना। क्लियर है? कोई भी डाउट यहाँ तक? 3rd करंट अफेयर है आपका रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 का। देखो आपके ना इंडिया के अंदर रियल एस्टेट सेक्टर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और अभी पहले से कम हो गई है, पर अभी भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थोड़ी बहुत एग्जिस्ट करती है। वो है कि आपके बिल्डर्स करते क्या थे, यहाँ पे कोई बिल्डर तो नहीं है किसी के घर वाले, तो बिल्डर्स करते क्या थे, बिल्डर है मैंने देखा उसने तो कई बार क्या होता था, मैं ये नहीं कह रहा हूं हर बिल्डर ही करता है, तो कई बार बिल्डर्स क्या करते थे, बड़ी बड़ी कंपनियां ये करती थी कि लेट्स सपोज एक फ्लैट प्रोजेक्ट अनाउंस किया, फ्लैट प्रोजेक्ट की एड्स चलाई, लोगों को फ्लैट बेचने शुरू किए, ठीक है, फ्लैट यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दी, लोगों को लगा कि हाँ हमारा प्रोजेक्ट बन रहा है, लोगों ने फिर वो होता गया कि टाइम टू टाइम वो किस्तें बनवा देते हैं, जैसे भी अगर एक साथ पेमेंट नहीं है तो किस्तें बनवा दी कि आपने 6 महीने बाद इतना देना है, 1.5 साल बाद इतना देना है, तो लोग पे कर रहे हैं, उन्हें ये पैसे आते हुए जब दिखते हैं और स्टार्टिंग का जो अपफ्रंट पेमेंट आ गई, वो क्या करते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन स्लो करके कहीं और प्रोजेक्ट खरीदेंगे और इसे भी शुरू कर लेंगे। पर लेट्स सपोज तुमने स्टार्टिंग में, अभी यहाँ पे फ्लैट बिक ही रहे थे, लेट्स सपोज तुमने 500 फ्लैट यहाँ पे बनाए, अभी स्टार्टिंग में सिर्फ 100 फ्लैट बिके, तुम्हें लगा कि हाँ चलो अपफ्रंट पेमेंट काफी आ गई और अब किस्तें बन जाएंगी और धीरे धीरे बाकी फ्लैट भी बिक जाएंगे, तो मेरा ये धीरे धीरे मैं बनाता रहूंगा, मैं ये पैसा क्या करता हूं, मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, इन 100 लोगों का पैसा उठाया यहाँ लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे 300 फ्लैट और बनाने लगे। अब हुआ क्या, यहां से भी 100 को फ्लैट ही अभी बिके थे और यहाँ पे भी चलो बिकते बिकते अब 120 पे पहुंच गए हैं, ग्रोथ स्लो हो गई है, ठीक है, तुमने तीसरा प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, दोनों के पैसे जितने एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो यहाँ लगा दिए, कंस्ट्रक्शन दोनों की धीरे धीरे चल रही है। अब बात क्या है, एक पॉइंट, और ये लेट्स सपोज तीसरा प्रोजेक्ट है, ये बिका ही नहीं, यहाँ पे तुमने 200 फ्लैट बनाने की बात की और सिर्फ अभी तक 20 ही बिके, यहाँ पे कोई रिकवरी नहीं हो रही, पिछले भी इतने सारे फ्लैट पेंडिंग पड़े हैं, अब अल्टीमेटली ये बनाने तो पड़ेंगे ना, ये कस्टमर्स को डिलीवर तो करना ही है। बात क्या है कि क्योंकि तुमने प्रोजेक्ट इतने छेड़ लिए हैं, तुम्हारे पास अल्टीमेटली पैसा नहीं बचता, अब जब पैसा नहीं बचा फिर सारी कंस्ट्रक्शंस बंद हो जाती हैं जहां जहां जो रुकी। नुकसान किसका हुआ, ये जो लोगों ने पैसे भर दिए थे, अल्टीमेटली तो यही रह गया ना कि बेचारों ने पैसे भी दे दिए और उसके बाद फ्लैट भी नहीं मिल रहा। तो इसके चलते हुए आपके गवर्नमेंट ने रियल एस्टेट सेक्टर को रेगुलेट करने का सोचा था 2016 में, जिसके चलते हुए आपके होम बायर्स को प्रोटेक्शन देने का और इन्वेस्टमेंट बूस्ट करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई जाती है जिसे कहते हैं रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, रेरा। आपने सुना होगा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट। ये है क्या, हर स्टेट को बोला गया, ये सेंटर ने एक्ट बनाया, हर स्टेट को बोला कि आपने एक रेरा बॉडी क्रिएट करनी है। ये रेरा क्या करेगी, जितने भी आपके रियल एस्टेट सेक्टर के प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें इनके पास रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए क्या कहते हैं, आजकल तुम कोई भी नई सोसाइटी या कुछ भी बनता हुआ देखोगे या कहीं पे एडवर्टाइजमेंट सुनोगे, वो बोलेंगे रेरा रजिस्टर्ड, ठीक है, या कहीं पे बिलबोर्ड लगा हुआ है उसके हमेशा नीचे देखना स्टेट का नाम, जैसे हरियाणा है HR रेरा, हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, हिमाचल रियल, हर स्टेट की अपनी अपनी बनी है, पंजाब की अपनी, हर एक की अपनी अपनी बनी हुई है। ये रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, ये फिर रेरा अथॉरिटी के रूल्स मानने पड़ते हैं, जिसमें से रूल्स हैं जैसे कि ये जो पैसा है ना, ऐसा नहीं है कि तुम पैसा डाइवर्ट नहीं कर सकते, पर पैसे को कमिट करना पड़ता है कि जैसे जो भी इनका पैसा आया ना, इसमें से 30% पैसा ही तुम किसी और चीज पे यूज कर सकते हो, बाकी 70% पैसा इसी प्रोजेक्ट के ऊपर लगेगा।
इसी कारण इन सबको बोला गया कि आपको एस्क्रो अकाउंट खुलवाने पड़ेंगे। एस्क्रो अकाउंट क्या होते हैं? एस्क्रो अकाउंट ना एक थर्ड पार्टी अकाउंट होता है। बैंक है, बैंक एज अ थर्ड पार्टी काम करने लग जाता है। मतलब ये बैंक है, ये बिल्डर है, और ये आपका आप हो, आप ओनर हो, ठीक है, आप ओनर हो। अब आपकी और बिल्डर की बात हुई कि लेट्स सपोज फ्लैट 20 लाख में आपको मैं फ्लैट डिलीवर करता हूँ, ठीक है, और उसने पूरी आपकी पेमेंट की, वो पूरी की पूरी गाइडलाइन समझा दी। उसके साथ में अब उन्हें एक प्लान भी प्रेजेंट करना पड़ता है कि हम इतनी कंस्ट्रक्शन स्टेज तक पूरी करते हैं। होता क्या है, तुम जो पैसे दे रहे हो वो पैसे अब बिल्डर के पास डायरेक्टली नहीं जाती, अब वो बैंक के पास रहते हैं एस्क्रो अकाउंट में। एस्क्रो का मतलब होता है तुम्हारी तरफ से आ गई है पेमेंट, अगर बिल्डर जाएगा, बिल्डर कंफर्म करना चाहेगा, बैंक बता देगा कि हाँ हमारे पास आ गई है पेमेंट, तुम इस चीज को शो कर दो कि हाँ तुमने ये स्टेज कंप्लीट कर दी है, तुम्हें उतनी पेमेंट इश्यू कर देंगे। अगली स्टेज पूरी कर दोगे, अगली पेमेंट कर देंगे। ये होते हैं एस्क्रो अकाउंट, जहां पे ओनर की तरफ से पैसा जा चुका होता है पर अभी फाइनल पेमेंट नहीं होती, थर्ड पार्टी के पास पैसा रुका पड़ा होता है। जब कंफर्मेशन आ जाएगी तब जाके वो पैसा जारी होता है, नहीं तो पैसा जारी नहीं, ठीक है। पर अभी भी इस रेरा एक्ट में थोड़े बहुत लूप होल्स ऑब्वियसली हैं, जिसका फायदा अभी भी कई रियल एस्टेट अथवा जो बिल्डर्स हैं वो उठाते रहते हैं। और इसी के कारण आज का करंट अफेयर था कि सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को यही बोला है कि इन सारे स्टेट के लोकल लॉज को दोबारा पढ़ो रेरा के रिगार्डिंग जो है, और जहां जहां जो भी डिफेक्ट्स हैं उन सबको कहीं ना कहीं दूर करो, ताकि इस एक्ट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सके, ठीक है, और होम बायर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। क्लियर है? ये सारा का सारा आपका करंट अफेयर है। कोई भी डाउट कहीं पे भी